हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्स मास्टर जुडिशियल एकेडमी एंड हमारे साथ चलते करते हैं मास्टर लॉ। दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट डेली वीडियोस रिगार्डिंग स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ द लॉ which will be preparation for all will be important for preparation of all one day exam, be it CLAT, PG, be it आपका सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कशिप एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम, एनएक्स, सेबी एक्सेट्रा। अब हम पढ़ते हैं, आज हम करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर, चैप्टर 5, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होता है? एक तरीके से एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन कुछ पीपल टू शेयर प्रॉफिट्स। अब ऐसे एग्रीमेंट में कैसे ही एक नया पार्टनर ऐड होगा, क्योंकि पार्टनरशिप बन गई है बी से ए सी और हमें डी को ऐड करना है, या उसमें से सी निकलना चाहता है, रिमूव करना चाहते हैं, या हम उसको एक्सपेल करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? तो पहले देखते हैं सेक्शन 31, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर एंड सेक्शन 30। सेक्शन 30 आपका क्या कहता है? सेक्शन 30 कहता है माइनॉरिटी के बारे में, कि अगर कोई माइनर पार्टनर है, मतलब बेसिकली जो पार्टनर माइनर है, मतलब जो 18 साल से कम का है पार्टनर। इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर विल बी विद कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इंपॉर्टेंट हो गया कि सबका कंसेंट लगेगा अगर किसी को ऐड करना है। सब्जेक्ट टू सेक्शन 30, वही कोई भी पार्टनर जो कि माइनर है। इंट्रोड्यूस्ड इन पार्टनरशिप नॉट लायबल फॉर द एक्ट प्रायर टू इट द एडमिशन एज पार्टनर। मतलब अगर आपने कोई भी एक्ट किया है प्रायर टू द, मतलब पार्टनरशिप ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है, कोई भी एक्ट किया है प्रायर टू दिस एडमिशन ऑफ दिस पार्टनर, तो वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। बट इट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लगा भी सकते हैं। दैट इज एक रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म होगी, जैसे एबीसी थे पहले, अब एबीसी डी हो गए हैं, तो हो सकता है कि वो लोग एग्री कर लें कि भाई हम, ये व्यक्ति जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके लिए भी लाइबल हो जाएगा। ये एक तरीके से एग्जाम्पल है नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब नोवेशन का मतलब होता है आपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर लिया और न्यू कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर लिया। सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नोवेशन के बारे में बताता है। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें और ये सोच देखें कि ये एक फर्म है जिसमें से ए एक रिटायरिंग पार्टनर है, मतलब वो रिटायर होना चाहता है, भैया वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनेगा बिटवीन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म BCDE and third party from which the debt taken to be discharged from liability of the acts done before retirement। कि भाई अब मैं रिटायर हो रहा हूँ और जो भी पहले हो रखा है उसके लिए मुझे अब कोई भी लाइबिलिटी मेरी नहीं होगी। वेयर न्यू पार्टनर, मतलब ये मानते हैं ई जो है एक तरीके से इसमें न्यू पार्टनर है, में टेक ओवर द लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म। मतलब अब जो लाइबिलिटी है वो किसकी है? ए रिटायरिंग हो गया, ई इंट्रो न्यू पार्टनर हो गया, या इंट्रोडक्टरी पार्टनर हो गया, या जो पार्टनर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हो गया, तो वो अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि अब से लाइबिलिटी ई की होगी। लेकिन ए को क्या कहते हैं? एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बनेगा भाई BCDE के बारे में और थर्ड पार्टी के बीच में, थर्ड पार्टी और क्या कहते हैं ए के बीच में। इस तरीके से BCDE, थर्ड पार्टी और ए, इन तीनों के बीच में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बन जाएगा। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, द पार्टनर में रिटायर, अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर है, वैसे तो कोई कंसेप्ट नहीं है अपने पार्टनरशिप में स्लीपिंग पार्टनर का, तो स्लीपिंग पार्टनर के केस में आपको नोटिस देने की नहीं जरूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं, अगर रिटायर हो रहे हो लेकिन अगर वैसे नॉर्मल पार्टनर है तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स लगेगा, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना पड़ेगा कि हाँ भाई बाकी वही जो इतने भी बच्चे कुछ पार्टनर्स हैं उनके बीच में और जो रिटायरिंग पार्टनर है उनके बीच में। अगर पार्ट तभी क्या कहते हैं आप रिटायर हो सकते हो, मतलब अगर ए रिटायर होना चाहता है ABCD फॉर्म में, तो BCD और ए दोनों बीच में एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट करेंगे, सारे जो पार्टनर्स है मतलब BCD कंसेंट देंगे। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो द रिटायरमेंट केवल और केवल नोटिस से ही कंप्लीट हो जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर लाइबिलिटी कैन बी वायरीड बाय ट्राइपार्टीज एग्रीमेंट, मतलब वही है, ये तो वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न हो रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट से अपना चीज़ें कुछ भी इम्प्रूव या सब चेंज कर सकते हो। दिस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट कैन बी इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, मतलब इम्प्लाइड भी हो सकता है अंटिल पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट। तो अभी हमने बात करी थी कि अगर आपको पार्टनर को रिटायर होना है तो कैसे करेगा? नोटिस से होगा। और अगर नोटिस ऑफ रिटायरमेंट नहीं दिया है, जब तक नहीं दिया है तो
सारे एक्ट्स के लिए पार्टनर लायबल होगा थर्ड पार्टी के लिए, प्रोवाइडेड अगर कोई ओल्ड कस्टमर है और नोटिस नहीं दिया है तो पार्टनर लायबल है। मतलब उससे तो मतलब ओल्ड कस्टमर है, सोचो एक बहुत पुराना वो कस्टमर है, मान के चलो जेड, उसको तो पता था ना कि ए क्या कहते हैं पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है, तो उस वो तो इसी वजह से इस पार्टनरशिप फर्म से काम कर रहा है। तो अगर क्या कहते हैं ए रिटायर हो गया और उसने नोटिस नहीं दिया तो जेड तो इसी वजह से इस पार्टनरशिप फर्म को एबीसी के साथ में काम कर रहा है, तो ए को तो नोटिस देना चाहिए था ना, अगर नहीं दिया है तो वो लाइबल होगा। लेकिन अगर न्यू कस्टमर है, मतलब सोचो Z1 है, उसको तो पता ही नहीं था कभी एक पार्टनर है या नहीं है, तो उसने नोटिस दिया हो या ना दिया हो तो वो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो लाइबल नहीं होगा। नोटिस जो होगा मे बी गिवन बाय द रिटायरिंग पार्टनर, कौन कौन दे सकता है, हु कैन, एक तरीके से हु कैन गिव नोटिस, बेसिकली दिस इज हु कैन गिव नोटिस। तो कौन कौन नोटिस दे सकता है, तो रिटायरिंग पार्टनर भी नोटिस दे सकता है या रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म भी नोटिस दे सकती है। अब हम देखेंगे एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर्स। अब जैसे आपको याद कर सकते हो 31, 32, 33, 34, रिटायरिंग, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी और डिसीज डेथ के केस में पार्टनरशिप के। तो एक्सपल्शन, एक्सपल्शन भी कैसे होगा, मेजॉरिटी से होगा। अब यहाँ कंसेंट ऑफ ऑल नहीं लिखी है, या मेजॉरिटी लिखी है, लेकिन ऐसी कंसेंट कैसी, गुड फेथ में एक्सरसाइज की जाएगी। और जो प्रोविजन जैसे नोटिस के हैं, सेक्शन 3(2) कह रहा है कैन बी वेरी, मतलब आप ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट से वेरी करा सकते हो। पब्लिक नोटिस जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक आप लायबल हो गए थर्ड पार्टी के लिए। नोटिस कौन दे सकता है ये फोन में बताया गया, तो ये सारे भी प्रोविजन अप्लाई करेंगे। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, मतलब पहले तो आपने खुद रिटायर कर गए, आपको निकाल दिया गया, या आपको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इंसॉल्वेंसी भी के केसेस में भी आप पार्टनरशिप सीज कर हो जाएगी आपकी। लेकिन जिस दिन से आप इंसॉल्वेंट एडजस्ट होगे उस दिन से, और डेट ऑफ ऑर्डर आपका, और जो फॉर्मल ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी होना चाहिए उस ऑर्डर से आप पार्टनरशिप से सीज कर जाओगे, और म्यूचुअल लायबिलिटी नहीं रहेगी ऑन एडजुडिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर क्या कहते हैं कोई भी पार्टनर एडजस्ट इंसॉल्वेंट होता है तो 42 के अंदर में एक कंटिजेंसी है, इस केस पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो सकती है। अब है 35 लायबिलिटी ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिसॉल्व बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर। ये डेथ तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है कि भाई डिसाइड कर सकते हैं कि डेथ पे पार्टनरशिप एंड होगी या नहीं होगी। और एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ फर्म आफ्टर डेथ, मतलब फिर एस्टेट जो होगी वो लायबल नहीं हो जाएगी उस पार्टनर की आफ्टर द डेथ। लेकिन अगर कोई भी एक्ट बिफोर डेथ किया गया था पार्टनर ने, तो ये सब तो म्यूचुअल एजेंसी होती है, तो एस्टेट ऑफ द पार्टनर भी लायबल होगी, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप में लायबिलिटी पर्सनल होती है। मतलब आप भी लायबल हो गया, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी लायबल होगी इफ फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और 42 एक ऐसी कंटीजेंसी है जिसके केस पे पार्टनर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट डेथ ऑफ द पार्टनर पे आप डिसोल्यूशन के लिए भी जा सकते हो। अब 31 इनकमिंग है, 36 क्या है, आउटगोइंग। और आउटगोइंग जो पार्टनर जिसको जैसे एक्सपल किया, आउटगोइंग पार्टनर कौन होगा, या जिसको रिमूव, जो क्या कहते हैं रिटायर किया गया है, जिसको एक्सपल कर दिया गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, डेथ हो गया है, तो ये सारे आउटगोइंग पार्टनर हैं। और आउटगोइंग पार्टनर के क्या क्या राइट्स होंगे, आउटगोइंग वेरी कि पहले आउटगोइंग पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, वो ऐसे बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकता है, लेकिन वो क्या क्या नहीं करेगा, फर्म का नाम यूज नहीं करेगा। ही मस्ट नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो पुरानी फर्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब जैसे रणबीर कैन नॉट, अगर जैसे शादी मुबारक वाली मूवी थी, तो रणबीर शादी मुबारक यूज नहीं कर सकता, अलग कोई नाम रख के अपना यही काम कर सकता है, जैसे हैप्पी वेडिंग करके नाम रख सकता है। फिर वो दूसरों को बताएगा नहीं कि भाई मैं शादी मुबारक का ही अभी भी ओनर हूँ, ऐसा नहीं कहेगा, वो कहेगा कि मैंने एक नई फर्म कर ली है और मैं इसका ओनर हूँ। वो पुरानी फर्म के, मतलब इस फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा। और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नॉट विस्टैंडिंग 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है, ऐसी सारी रिस्ट्रिक्शंस वैलिड होंगी अगर वो रीजनेबल होंगी।
तो राइट्स ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस 37 में डील किया टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। अगर कोई भी पार्टनर डाई कर गया है, डाई किस में दे रखा है सेक्शन 35, तो फिर उसकी लाइबिलिटी बताई गई है कि एस्टेट लाइबल आफ्टर डेथ नहीं होगी। और अदरवाइज सीज टू बी अ पार्टनर, सीज टू बी अ पार्टनर कैसे हो गया, जैसे रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ हमने यहाँ देखी। और फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हो रखे हैं, फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इसमें दे रखे हैं 48 में दे रखे हैं। The at the option of the outgoing partner or his representatives, A shall get share of profits। मतलब जब तक क्या कहते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब एक देखिए एग्जांपल लेते हैं, ए 2019 में 1 जनवरी को रिटायर कर गया, लेकिन 2020 तक 1 जनवरी 2020 तक कोई भी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं हुआ, तो ये 1 साल जो है उसमें इसको प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा और उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा 6% का। Where surviving partner is purchased share of the outgoing partner, this act will act as a settlement of accounts। लेकिन अगर क्या कहते हैं इस ए का पूरा शेयर ई ने खरीद लिया, तो फिर तो ए ने पैसे दे दिए ना इसको, ए के सारे राइट्स खत्म हो गए, ई के सारे शुरू हो गए, तो इसको ही सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स मान लिए जाएंगे। 38 कहता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब कोई कंटिन्यूइंग गारंटी 129 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखी है कि भाई एक्स हम लोग श्योरिटी की तरीके से एक्ट करेंगे, कोई भी लोन जो बैंक देगा एक्स को, ये कंटिन्यूइंग गारंटी है कि भाई आपने एक्स, अगर बैंक ने एक्स को लोन दिया तो अगर और डिफॉल्ट होगा तो श्योरिटी की फिर लाइबिलिटी होगी। ये क्या कहते हैं, एक फर्म एबीसी फर्म ने एक कंटिन्यूइंग गारंटी दी है। एब्सेस टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रेरी रिवोक्ड एज फ्यूचर ट्रांजैक्शन, ये क्या कहते हैं फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी एंड हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। मतलब जैसे रिकंस्टिट्यूशन कब होता है, जैसे ए रिटायर कर जाए एबीसी फर्म से, नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर दे, तो हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है तो माना जाता है कि पुरानी पार्टनरशिप जो है, जैसे अगर एबीसी पार्टनरशिप है ये एंड हो गई और नई पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट हो गई, तो इसलिए सारी जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो पुट एंड एंड हो जाती हैं। तो दिस वाज फ्रेंड्स चैप्टर 5 इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर ऑफ द Indian in the under the Indian Partnership Act 1932। Hope this video helped you. Like and subscribe to our channel. Thank you.